हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को आपका जो पहला पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसके आपको प्रकृतिवाद के बारे में बताऊंगी कि आपका जो नेचुरलिज्म होता है वो क्या होता है। और इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रही हूँ। जो भी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए और उनको पढ़ लीजिए, और उसके आगे से मैं इन चीज़ों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आपका जो पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था कि शिक्षा का अर्थ, महत्व और उनकी विशेषताएं, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर सेकंड चैप्टर आप था शिक्षा के प्रकार, यानी जिसमें औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है। और वैदिक कालीन शिक्षा क्या होती हैं। फिर अगला चैप्टर है बौद्ध कालीन शिक्षाएं। फिर अगला चैप्टर है मुस्लिम युगीन शिक्षाएं। फिर है आदर्शवाद। और अब हम प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आदर्शवाद में क्या था? आदर्शवाद में जो व्यक्ति थे, जो महान दार्शनिक लोग थे, वो क्या करते थे? वो ईश्वर को सब कुछ मानते थे, ठीक है। वो आध्यात्मिकता पर विश्वास करते थे। वो अपने गुरु को और अपने ईश्वर को ही सब कुछ मानते थे। उनके लिए जो कुछ भी था वो ईश्वर ही था, और वो आत्मा को सब कुछ मानते थे। लेकिन प्रकृतिवाद ने सब कुछ बदल दिया। प्रकृतिवाद एकदम अलग है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। ये आपका चैप्टर 10 है और आज चैप्टर 10 पढ़ा रही हूँ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इतनी मेहनत करती हूँ, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछली बार मेरे वीडियो को नहीं देख पाए थे, तो वो अब देख लें। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। जैसे पिछली बार आपने सपोर्ट किया फर्स्ट सेमेस्टर में, वैसे ही सपोर्ट करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। प्रकृतिवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो प्रकृतिवाद अंग्रेजी शब्द के नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी जो अंग्रेजी शब्द का नेचुरलिज्म शब्द है, ये उसका हिंदी रूपांतरण है, जो दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। यानी जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है नेचुरल और प्लस इज्म। इसमें नेचुरल का अर्थ होता है प्रकृति से संबंधित और इज्म का मतलब होता है सिद्धांत। यानी कि प्रकृतिवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रकृतिवाद का शाब्दिक अर्थ होता है इस प्रकार, प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद है, ठीक है। क्या है? प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्रकृतिवाद कहलाता है। यानी जो प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का जो अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रकृतिवाद कहलाता है। प्रकृतिवाद एक व्यवस्था है जिसकी मुख्य विशेषता उस सब को बाहर निकाल फेंकना है जो कुछ आध्यात्मिक है। यानी जो ईश्वर को सब कुछ मानते हैं, जो आत्मा को सब कुछ मानते हैं, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वास्तव में जो हमारे अनुभव और मानव तथा प्रकृति के दर्शन से परे हो। यानी जो हमारे खुद के एक्सपीरियंस, खुद के अनुभव और हमारे मानव और प्रकृति के दर्शन से क्या है? परे हैं, यानी कि अलग हैं, ठीक है। तो उनको बाहर फेंक निकालो। इन्होंने कहा कि जो केवल और केवल अंधविश्वास पर यकीन करते हैं, अंधविश्वास करते हैं, और जो हमारी प्रकृति को नहीं मानते, हमारे मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, जो हमारी प्रकृति और मनुष्य से बैर रखते हैं, जो परे हैं, उनको बाहर निकाल फेंक दिया जाए। इनका ये कहने का मतलब था। तो प्रकृतिवाद के, अगर आपसे पूछा जाए प्रकृतिवाद के जनक कौन थे, तो प्रकृतिवाद के जनक हमारे रूसो जी थे, ठीक है। कौन थे? हमारे रूसो जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृतिवाद का अर्थ। आपने अभी पढ़ा शाब्दिक अर्थ, अब आप पढ़ने जा रहे हो प्रकृतिवाद से क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है। तो मीनिंग ऑफ नेचुरलिज्म, ठीक है। तो प्रकृतिवाद यथार्थ पर आधारित एक भौतिकवादी दर्शन है। इसका मूल तत्व प्रकृति है, ठीक है। प्रकृति एक वस्तु है जिसे इतर कोई यथार्थ नहीं है, यानी जिसके अलावा कोई यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं है जिसका। इसी वजह से प्रकृतिवाद आदर्शवाद और प्रयोजनवाद से अलग है, ठीक है। इस मत के अनुसार इस संसार का कारण और कर्ता दोनों ही प्रकृति है। तो मेन आपका पॉइंट यही है कि प्रकृतिवाद का अर्थ, इसका मतलब ये है कि इस संसार का कारण और कर्ता, यानी इस संसार का जो भी कारण है और जो करने वाला है, उस कारण को पूरा करने वाला, दोनों ही क्या है? प्रकृति है, ठीक है। प्रकृति मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। मनुष्य की प्रकृति सदा शुद्ध और पवित्र होती है। यानी प्रकृति मानव के बिना संभव नहीं है और मनुष्य प्रकृति के बिना संभव नहीं है। चलिए आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर और भी कुछ अर्थ दिए हैं मैंने, जो भी आपको अच्छे लगे वो आप समझ लीजिएगा। मैंने आपको इसलिए पूरी डिटेल में समझा रही हूँ कि अगर आपको
जब मैं आपको आपके जो क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो प्रकृतिवादी प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक मानते हैं, यानी जो भी उनके लिए है वो नेचुरल है, यानी कि वास्तविक उसको मानते हैं, रियल मानते हैं। प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्राकृतिक नियमों एवं प्राकृतिक तत्वों को सत्य एवं वास्तविक मानते हैं, यानी प्रकृति के नियमों को, यानी नेचुरल रूल जो होते हैं, और प्रकृति के तत्वों को सही और वास्तविक मानते हैं। उनके लिए अंधविश्वास जैसी या आध्यात्मिक जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस मत के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न हुई है और अन्यथा प्रकृति में ही पुनः विनष्ट होकर मिल जाएगी। यानी कि प्रकृतिवाद कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्रकृति के गर्भ से, हमारी प्रकृति के ही गर्भ से उत्पन्न हुई है, उसका जन्म हुआ है और वो प्रकृति में ही विलीन, यानी जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो प्रकृति के द्वारा बनी हुई हैं और प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगी। जब उनका नष्ट हो जाएगा, उनका विनाश हो जाएगा, कहाँ होगा? प्रकृति में ही होगा। ठीक है। प्रकृतिवाद में भौतिक तत्वों को प्रधानता प्रदान की गई है। संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि प्रकृति वह विचारधारा है जो आध्यात्मिक तत्वों को अस्वीकार करते हैं और प्रकृति को अंतिम सत्ता मानती है और मानव के प्राकृतिक स्वरूप के आधार पर सभी वस्तुओं की व्याख्या करती है। यानी जो कुछ भी इसमें है वो सब प्रकृति पे ही आधारित, सब कुछ नेचुरल है। जो व्यक्ति अगर जीता है तो उसने जन्म लिया है तो प्रकृति के माध्यम से लिया है और प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा। दुनिया की कोई भी चीज़ है वो प्रकृति से उत्पन्न हुई है और प्रकृति में ही नष्ट हो जाएगी। चलिए, अब प्रकृति की परिभाषा कुछ हमारे विद्वानों ने बताई है, चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृति की प्रमुख परिभाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। जेम्स वार्ड का क्या कहना है? इनके अनुसार, इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो ईश्वर प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, यानी ईश्वर की प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्राइस का क्या कहना था? इनके अनुसार क्या कहा गया, यानी इनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें कही गई? तो प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जो कुछ आध्यात्मिक है, उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते। और कुछ हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया है, हमारे शिक्षा शास्त्री लोग हैं, रस्क जी हैं। रस्क के अनुसार क्या कहा गया कि प्रकृतिवाद मानवीय क्रियाओं का कारण जानने और उनकी व्याख्या करने के लिए अतीत पर निर्भर रहता है। ठीक है, वह वस्तुओं को उसी रूप में देखकर संतुष्ट होता है जिसमें वह उनको पाता है और उनसे अधिक लाभ उठाता है। यानी मनुष्य को जिस चीज़ से लाभ होता है, जिस चीज़ से अधिक वह लाभ उठाता है, उसी से वह संतुष्ट रहता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट है थॉमस और लैंग, यानी थॉमस और लैंग के अनुसार, यानी इनके अकॉर्डिंग क्या क्या कहा गया है? प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है। यानी प्रकृतिवाद जो है, जो आदर्शवादी लोग हैं उनके विपरीत है, उनके ये क्या होता है? अपोजिट होता है, और ये मन को पदार्थ के अधीन मानता है और ये विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। यानी कि जो हमारी आखिरी स्टेज होती है, यानी जो अंतिम वास्तविकता जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक होती है, फिजिकल होती है, ना कि वो आध्यात्मिक होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हॉकिंग्स के अनुसार क्या कहा गया है? प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूरी तरीके से वास्तविक मानता है। यह पराप्राकृतिक या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत, प्रकृतिवाद के कौन कौन से मूल सिद्धांत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका हेडिंग बहुत पूछा जाता है। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांतों को समझाइए या उनको स्पष्ट कीजिए या उनका वर्णन कीजिए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म के बारे में देखते हैं। तो प्रकृति के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं? यह ब्रह्मांड एक प्रकृति है। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत में पहला सिद्धांत ये है कि ये ब्रह्मांड जो है एक प्राकृतिक रचना है। ठीक है, पूरा जो ब्रह्मांड है, यानी जो हमारा पूरा भूगोल है, ये क्या है? एक प्राकृतिक रचना है, यानी नेचुरल आपकी एक प्राकृतिक रचना है। दूसरा है मात्र भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अलावा कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। यानी हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं, हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है वही रियल है और बाकी चीज़ें सब बकवास हैं। ठीक है। फिर क्या है? आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। नेक्स्ट है मानव जीवन का लक्ष्य सुखपूर्वक जीना है।
मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया है, ठीक है। मानव का विकास एक क्या है, प्राकृतिक क्रिया, एक नेचुरल प्रोसेस होती है। सुखमय जीवन के लिए प्राकृतिक जीवन श्रेष्ठ है। प्राकृतिक जीवन में शक्ति, सामंजस्य और परिस्थितियों पर नियंत्रण का महत्व है। यानी प्राकृतिक जीवन से हमें एनर्जी भी मिलती है, हमें नेचुरल चीज़ें उनसे एनर्जी भी मिलती है, हम लोगों के साथ मेल ताल भी कर सकते हैं और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम अपने आप को नियंत्रित भी करते हैं। फिर राज ही केवल व्यवहारिक सत्ता है, ठीक है। तो चलिए इसके अंतर्गत भी आपको समझा देते हैं कि इनका क्या, इनके बारे में क्यों ऐसा इनको कमेंट्स दिया गया, क्यों ऐसा कहा गया, इनके बारे में देखते हैं। तो यह ब्रह्मांड का एक प्राकृतिक रचना है, इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं। लेकिन अगर आपके सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत को बताइए, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए या कुछ भी, तो आप हेडिंग के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन 2 नंबर में इतना इनफ है। तो चलिए आपको समझाने के लिए मैंने हर हेडिंग को यहाँ पर ऐड किया है कि क्या है ये चीज़, ठीक है। तो यह ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है। प्रकृतिवाद यह मानता है कि संसार का कर्ता यानी जो करने वाला है और जो कारण है जिसकी वजह से कर रहा है, दोनों स्वयं प्रकृति ही है, ठीक है। दोनों नेचुरल है, यानी जो करता भी है, जो कर रहा है, और जो जिस कारण से कर रहा है, दोनों कारण क्या है, प्रकृति है। प्राकृतिक तत्वों के संयोग से पदार्थ और पदार्थों से संसार की रचना होती है। यानी प्राकृतिक तत्वों के मिलने से पदार्थ बनते हैं और पदार्थ से पूरे संसार की क्या होती है, रचना होती है। और उनके विघटन से उसका अंत होता है, यानी उनके नष्ट हो जाने से, उनके अलग हो जाने से उनका क्या होता है, अंत होता है। फिर कहा है यह संयोग और विघटन की क्रिया कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार होती है। इस बनने और बिगड़ने को प्राकृतिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी बनना और बिगड़ना क्या कहलाता है, प्राकृतिक, यानी नेचुरल चेंजेस होते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी से बर्फ और बर्फ से पानी बनने की क्रिया प्राकृतिक परिवर्तन ही है। यानी एक बार पानी बना, पानी से पानी ठंडा हुआ, बर्फ बन गया। यानी और जैसे यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जल चक्र आपने देखा है, जल चक्र में क्या होता है, जो जल आपकी जो वाटर साइकिल होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पानी जो है बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ से फिर पानी बन जाता है। ये एक प्राकृतिक परिवर्तन है, लेकिन दोनों में से क्या है, नेचुरल प्रोसेस हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मात्र भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अलावा कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रकृति वाद मात्र भौतिक संसार को ही सत्य मानते हुए कहता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से कर एवं देख रहे हैं। यानी इनका मतलब ये था कि जो चीज़ हमें संसार में दिखाई दे रही है, जिस चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जो चीज़ हमारे यूज़ में आ रही है, वही प्रकृति है। फालतू चीज़ें जो हमें नहीं दिख रही, भूत प्रेत, दुनिया के ड्रामे, ठीक है, और टोना टटका, ये सब क्या है, ये सब जो है ये प्राकृतिक नहीं है, ये बेकार चीज़ें हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो हम प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से, यानी हम अपनी आंखों से जो चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं हाथों से, इसलिए यह सत्य है। इसके अलावा आध्यात्मिक संसार को हम इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं यानी कि देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए वह असत्य है। जिन चीज़ों को हम नहीं देख पा रहे हैं वो सब झूठी हैं, और जिन चीज़ों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो रियल हैं, जो वास्तविक हैं, वो सभी प्राकृतिक हैं, इसलिए यह असत्य है। प्रकृतिवाद पदार्थ को अनाशवान मानता है और कहता है कि वह मात्र रूप परिवर्तन करता है, तो पदार्थ निर्मित संसार नाशवान एवं असत्य नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे है आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रकृतिवादी आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को अस्वीकारते हुए कहते हैं कि यह संसार प्रकृति द्वारा निर्मित है। यानी पूरा संसार जो है ये प्रकृति के द्वारा बना है, और ये निर्माण कार्य निश्चित नियमानुसार होता है, एक निश्चित नियम के अनुसार होता है, एक रूल के अकॉर्डिंग होता है। इसके पीछे किसी आध्यात्मिक यानी कोई परमात्मा की कल्पना से नहीं कुछ बना है, ना ही किसी असत्य विचार से कुछ बना है, ना ही झूठे विचारों से कुछ बना है। प्रकृति के पदार्थ परमाणुओं के संयोग से बनते हैं और परमाणुओं में क्रियाशीलता होती है, इसलिए जड़ में जीव और जीव में चेतन का विकास होता है। आदर्शवादी इसी चेतन तत्व को आत्मा कहते हैं। प्रकृतिवादी यह मानते हैं कि आत्मा पदार्थ जन्य है, इसलिए शरीर के समाप्त होने पर आत्मा का भी विनाश हो जाता है, यानी आत्मा भी खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर क्या, मानव जीवन का लक्ष्य सुख पूर्वक जीना है। इसका मतलब क्या है कि मानव जीवन का लक्ष्य यानी उनका एम जो है वो सुखी जीवन व्यतीत करना है। इसका क्या मतलब, ये कहा गया है। तो प्रकृतिवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में जीने की इच्छा होती है। हर कोई चाहता है कि मैं
जीऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँ, ठीक है? जिसके लिए वह बहुत संघर्ष करता है, बहुत मेहनत करता है और स्वयं परिस्थिति के अनुसार सुरक्षित रहता है, यानी अपनी ही परिस्थितियों के अनुसार वो सुरक्षित रहता है। मानव स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढालते हुए अपनी स्थिति के अनुसार परिस्थिति का निर्माण भी करता है, यानी वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है और उस परिस्थिति में अपने आप को ढालता है। इसलिए संसार के समस्त प्राणियों में सबसे अधिक सुख का भागीदार बनने में समर्थ हो गया है। नेक्स्ट है मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया है। ये किस बात पर कहा गया है, चलिए इसको देखते हैं। तो मानव यानी प्रकृतिवादी मानव विकास के लिए विकास सिद्धांत में आस्था रखते हैं। मानव का विकास सूक्ष्म और सरल प्राणियों से हुआ है। इस विकास की गति बहुत ही धीमी है, बहुत ही स्लो है। मानव जीवों की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें सभी शक्तियाँ अपने अपने उच्चतम विकास की स्थिति में पाई जाती हैं। मानव का व्यवहार इन्हीं शक्तियों के आधार पर निश्चित होता है और मनुष्य अपनी बाह्य परिस्थितियों से उत्तेजना पाकर अपना व्यवहार बनाता है। नेक्स्ट है सुखमय जीवन के लिए प्रकृति जीवन श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों माना गया है, यानी एक अच्छे जीवन के लिए हमारी नेचुरल जो लाइफ है वो श्रेष्ठ है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? तो प्रकृतिवादी के अनुसार सभ्यता एवं संस्कृति वश मानव प्रकृति से विमुख होने के कारण ही दुखी है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति श्रेष्ठ एवं उत्तम है। वह मात्र आत्मरक्षा रहता है और उसके इस काम में किसी प्रकार की बाधा ना हो। उसकी प्रकृति में छल, कपट, दोष आदि अवगुण नहीं है। इसलिए प्रकृतिवाद मानव को उसकी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में रखकर उसके स्वतंत्र विकास का समर्थन करता है। नेक्स्ट है मानव संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है। तो प्रकृतिवादी मानव को संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं। क्यों? क्योंकि जीव विज्ञानवादियों के अनुसार मनुष्य में अन्य पशुओं की अपेक्षा कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके द्वारा यह अन्य पशुओं के ऊपर उठने में सक्षम होता है। इस शक्तियों में मनुष्य की बुद्धि को विशेष महत्व प्राप्त है। बुद्धि मस्तिष्क की उपज होती है, ठीक है। यानी कि प्रकृति में मानव संसार का सबसे ज़्यादा यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ योगदान है, क्योंकि मनुष्य में बुद्धि जो होती है, मस्तिष्क जो होती है, वही उपज होती है जो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। नेक्स्ट है प्रकृति जीवन में शक्ति, सामंजस्य और परिस्थितियों पर नियंत्रण का क्या महत्व है। तो जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवादियों का कहना है कि प्रकृति जीवन के खातिर सर्वप्रथम मानव में अपने जीवन रक्षा की शक्ति होनी चाहिए। जब प्रकृतिवाद वातावरण से सामंजस्य बनाने की शक्ति और उसके बाद अपनी परिस्थिति पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए, जिसमें शक्तियों का अभाव होगा और वह जिंदा रह पाएगा। लास्ट है राज्य ही सेवा व्यवहारिक सत्ता है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि राज्य को व्यक्ति के हित में कार्य करना चाहिए, ठीक है। जो भी राज्य है, जो भी सरकार है, उसको किसके हित में काम करना चाहिए? व्यक्ति के हित में काम करना चाहिए। अगर आप व्यक्ति के हित में ही नहीं काम करेगी राज्य, तो फिर इस राज्य का क्या ही मकसद है, ठीक है। जब अगर कोई संसार का व्यक्ति खुश ही नहीं रहेगा तो उस राज्य से क्या मतलब है। एक व्यक्ति के शासन में जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसका विरोध करते हुए उन्होंने प्रजातंत्र को व्यक्ति के विकास के लिए उचित माना है। शिक्षा पर राज्य का कठोर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यानी शिक्षा पर जो है राज्य का बहुत ज़्यादा भयानक और कठोर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवाद और शिक्षा विधि, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जितनी इम्पॉर्टेंट आपके यहाँ पर आपके चैप्टर में कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी है, हर एक चीज़ को बताया है। वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृतिवाद और शिक्षण विधि, यानी प्रकृतिवाद में शिक्षण विधियाँ, ये लोग कैसे शिक्षण विधियाँ मानते थे, यानी नेचुरलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें कैसे टीचिंग करनी चाहिए? तो खेल द्वारा शिक्षा, यानी बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना, हॉलिस्टिक विधि के द्वारा सिखाना, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा सिखाना, मारिया मॉन्टेसरी विधि के द्वारा सिखाना, प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा सिखाना, निरीक्षण विधियों के द्वारा सिखाना। तो सभी के बारे में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, आपको पता है हर चीज़ की। खेल विधि क्या है, ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, प्रोजेक्ट विधि क्या है, मॉन्टेसरी विधि क्या है, प्रत्यक्ष प्रणाली क्या है, निरीक्षण विधि क्या है, सभी पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ महान प्रकृतिवादियों के कथन हैं जो आपको मैं बता देती हूँ, जो आपके बहुविकल्पी में बहुत पूछे जाते हैं। तो रॉस के अनुसार, रॉस ने कहा है कि प्रकृतिवाद में शिक्षक का स्थान पर्दे के पीछे रहता है। यानी इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, रॉस का कहना है कि प्रकृतिवाद में शिक्षक का स्थान जो होता है वो एकदम पर्दे के पीछे रहता है और बालक जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी कि बालक जो होता है, जो भी शिक्षा दी जाएगी वो बालक, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पर यहाँ पर बात की गई है, बाल केंद्रित शिक्षा की, कि यहाँ पर प्रकृतिवादी में जो शिक्षा होती है वो कैसी मानी गई है? बाल केंद्रित शिक्षा मानी गई है, ठीक है।
लेकिन आदर्शवाद में क्या था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। रूसो ने क्या कहा है, रूसो ने कहा है कि बालक को खिड़की बंद करने के लिए मत कहो, जब उसे जुकाम होगा तो वह खुद ही बंद कर देगा। कितनी अच्छी बात कही है, बेस्ट लाइन है इस चैप्टर की। रूसो ने क्या कहा, बालक को खिड़की बंद करने के लिए मत कहो, जब उसे जुकाम होगा तो वह खुद ही बंद कर देगा। समझ में आया। अब इसीलिए प्रकृतिवाद अच्छा माना गया। इन्होंने ये कहा कि बालक को खुद सीखने के लिए, वो जब खुद वो एक्सपीरियंस होगा, उसका खुद का जो अनुभव वो करेगा, तभी वो चीज़ों को सीखेगा। यानी जब खिड़की, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बालक को किसी चीज़ के लिए रोको मत। जब उसको उसके गुण के बारे में, उसके दोष के बारे में पता चलेगा तो वो खुद ही अपना रास्ता चुन लेगा। यानी उसको किसी चीज़ के बारे में टोकिए मत, ठीक है। मान लो ग्लास रखा हुआ है, अगर मान लो एक टेबल पर आप ग्लास रखा हुआ है और वो ग्लास बच्चे ने उठाया और कांच का ग्लास है और फेंक दिया, तो उसे मना मत करो फेंकने के लिए, क्योंकि उसे एक बार पता चल जाएगा कि अगर हम कांच का ग्लास फेंकेंगे तो ये टूट जाएगा, तो अगली बार वो चीज़ नहीं करेगा। आपने देखा होगा बच्चों को अगर मना कर दो, अगर मोबाइल वगैरह छूते हैं और कह दो अरे छूना नहीं गिर जाएगा, तो अगर आपने तो डांट दिया उस वक्त तो वो नहीं करेंगे, लेकिन आप जैसे ही गए और अगर आपका मोबाइल रखा होगा तो वो एक्सपेरिमेंट उनके दिमाग में चलेगा जरूर कि इसको हम फेंक कर देखते हैं ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो वो एक्सपेरिमेंट जरूर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बालक को मना, इन्होंने कहा बालक को मना मत करो किसी चीज़ के लिए, उसे खुद, जब वो खुद अपने अनुभव से अपने खुद एक्सपीरियंस करेगा कि खुद जब वो उस काम को करेगा तो उसको खुद अनुभव खुद करके सीखेगा, खुद का उसका अनुभव वहाँ पर व्यक्त होगा, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात कही कि बालक को खिड़की बंद करने के लिए मत कहो, जब उसे जुकाम होगा तो वह खुद ही बंद कर देगा, ठीक है। जब उसे किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगी, जब वो किसी चीज़ के गुण और दोष को समझ जाएगा तो वो खुद ही उस सही रास्ते पर चलना सीख जाएगा। नेक्स्ट है रूसो का कथन क्या है, बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए, स्वतंत्रता ना कि शक्ति सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये कहा गया है कि रूसो का दूसरा जो कथन है ये भी बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा है कि बच्चों को कभी दंड नहीं देना चाहिए, उन्हें कभी मारना पीटना और डांटना नहीं चाहिए, ठीक है। उन्हें पूरा फ्रीडम, उनको पूरी फ्री स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ना कि शक्ति सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। केवल उन्हें पावर देने से कुछ नहीं होगा, उनको स्वतंत्रता दीजिए, उनको फ्री रखिए, उनको फ्रीडम दीजिए, देखिए वो खुद समझ जाएंगी कि उनके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे लगा ये इनके कथन, अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक करिए जल्दी से। चलिए प्रकृतिवाद की कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रकृतिवाद दर्शन का प्रमुख आधार सत्य है। प्रकृतिवाद के अनुसार अग्नि यानी आग जो होती है, जल यानी पानी, वायु यानी हवा, आकाश, मिट्टी से शरीर की रचना हुई है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अग्नि, जल, वायु, आकाश और मिट्टी से शरीर की रचना हुई है। शरीर के नष्ट हो जाने पर ये पदार्थ अपने मूल रूप को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। यानी एक व्यक्ति को मिट्टी में क्या कर दिया जाता है, अगर वो मुस्लिम युगीन का है तो उसको क्या कर दे, दफनाया जाता है, तो वो मिट्टी में विलीन हो गया। और क्या होता है, अगर वो हिंदू धर्म में होता है तो उसको जला दिया जाता है, तो वो आग बन गया और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो क्या हुआ, हवा में उड़ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है आपका प्रकृतिवाद आत्मा जैसी वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, उसके लिए कोई आत्मा नहीं होता है, सिर्फ वो ये मानते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई शक्ति होती है, ठीक है। प्रकृति के अपने नियम हैं और पदार्थ का क्षेत्र उसी क्रिया के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है विज्ञान सभी पदार्थों के ज्ञान का स्रोत है। फिर कहा गया है, और इनके क्या विशेषताएं हैं, इनका विशेषता है कि पदार्थ की सत्यता पर विश्वास करते हैं। यानी ये पदार्थ की जो प्रकृतिवादी पदार्थ जो है, पदार्थ की सत्यता पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति अपने नियम अनुसार कार्य करती है। प्रकृतिवाद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है और तत्वों के विसर्जन से ही यही समाप्त हो जाता है। 5 तत्व कौन कौन से, अभी मैंने बताया, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मिट्टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रकृतिवाद के क्या क्या उद्देश्य हैं, चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो प्रकृतिवाद के अनुसार हम शिक्षा के निम्न उद्देश्य बता सकते हैं। कौन कौन से, शिक्षा द्वारा बालक को प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना, यानी बालक की प्राकृतिक शक्तियों का विकास करना, बालक को जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, बालक के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना और मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण करना, ठीक है। मूल प्रवृत्तियां आपकी किसने बताई थी, मैकडूगल जी ने। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद के गुण। प्रकृतिवाद के निम्नलिखित गुण है। पहला गुण यही है कि बालक की स्वतंत्रता, यानी बालक को एकदम स्वतंत्र रहने के लिए देना चाहिए, उसे कोई रोक टोक नहीं रखनी चाहिए।
तो इन्होंने क्या कहा है कि प्रकृतिवादियों का मत है, यानी उनका कहना है कि बालक को स्वतंत्र रूप से वे अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार और अपनी योग्यताओं का विकास करने का अवसर देना चाहिए। यानी बालक को स्वतंत्र रूप से उनकी रुचि के अनुसार, उनकी क्षमता यानी उनकी जितनी कैपेसिटी है, उनकी योग्यता है, उसका विकास करने का अवसर देना चाहिए। वे चाहते हैं कि दंड बालक का दमन करता है, यानी दंड बालक को दबा देता है और अच्छे उन्हें इच्छाओं और प्रेरणाओं के व्यर्थ के दमन से बचाना चाहिए। तो उनके अंदर जो मार काट, जो इच्छाएं होती हैं उन और जो मोटिवेशन होते हैं, उनके जो खराब तरीके से जो मोटिवेट वो होते हैं, उनसे उनको बचाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है बालक की प्रधानता, यानी बालक को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। आदर्शवाद में शिक्षक सक्रियता तथा पाठ्यक्रम का बोझ रहता था। यानी जो आदर्शवादी लोग थे वो क्या करते थे, शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वो शिक्षक जो होते थे वो बहुत एक्टिव होते थे, ठीक है, और पाठ्यक्रम का बोझ बहुत रहता था, बहुत ज़्यादा पुस्तकें रहती थी। ठीक है। लेकिन प्रकृतिवाद में शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित है। अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्शवाद में शिक्षा कैसी थी, तो आप कहेंगे शिक्षक केंद्रित थी। प्रकृतिवाद में कैसी है, बाल केंद्रित है। वह सहज भाव से मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक प्रकृति के विकास हेतु उचित वातावरण पाता है। अध्यापक केवल एक दृष्टि रखने वाला ही बना रहता है, यानी सिर्फ देखने वाला ही माना जाता है। बालक की सक्रियता उसमें रुचि का प्रादुर्भाव करती है। नेक्स्ट है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया है। यहाँ पर ये नहीं कि बस जो भी किताबें बस किताबें पढ़ लो, रट्टा मार लो, बाकी आपको कुछ नहीं पता है, ये इसके विरोध थे प्रकृतिवादी लोग। तो प्राचीन काल में यूनान के दार्शनिक ने आदर्शवाद द्वारा ज्ञानार्जन शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य समझा था और उसी के अनुरूप पुस्तकों को रटना ही एकमात्र उद्देश्य था। ठीक है। प्रकृतिवादियों ने पुस्तक के स्थान पर स्व क्रियाओं एवं स्व अनुभवों पर अधिक बल दिया है। यानी प्रकृतिवाद क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि पुस्तक सिर्फ रटने से ही सब कुछ नहीं आता है, बच्चों को करके सीखने दिया जाए, उनके स्वयं क्रिया के द्वारा, उनके स्वयं अनुभव के द्वारा उनको सीखने पर बल दिया जाए। चलिए आगे है मनोवैज्ञानिक तथ्यों का महत्व। मनोवैज्ञानिक तथ्यों का क्या महत्व है। आदर्शवाद में मनोवैज्ञानिक का कोई स्थान नहीं था। ठीक है। आदर्शवाद में जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका कोई स्थान नहीं था, परंतु प्रकृतिवाद में मनोवैज्ञानिक को जॉन लॉक ने स्थान दिया। ठीक है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति एक मन या मस्तिष्क के साथ उत्पन्न होता है, उसका एक मन होता है और एक मस्तिष्क होता है, और इस मन के में अनेक विशिष्ट प्रविधियां विद्यमान होती हैं, जैसे स्मृति यानी स्मरण शक्ति यानी इकट्ठा करने की क्षमता, संकल्प शक्ति और तर्क शक्ति यानी सोचने और कल्पना करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है प्रकृति का महत्व। यानी प्रकृति का महत्व क्या है, ये सभी आप प्रकृतिवाद के गुण पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो प्रकृतिवादियों ने प्रकृति को बालक का एक अच्छा शिक्षक माना। ये उन्होंने कहा है कि बालक जो है एक अच्छा शिक्षक है। ठीक है। और रूसो ने इसलिए प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया था। उन्होंने कहा था प्रकृति की ओर लौटो, ये एक उन्होंने नारा दिया था। उन्होंने प्रकृति को एक निश्चल मानसिक स्थिति बताया जिसमें स्वार्थ की गंध ना हो, यानी कोई भी व्यक्ति स्वार्थी ना हो, मतलबी ना हो, स्वार्थ की कोई गंध ना हो। ठीक है। इसके बारे में इन्होंने कहा। अब हर चीज़ में अगर गुण होते हैं तो कोई ना कोई दोष भी तो होते हैं। हर चीज़ में गुण ही अगर हो जाए तो फिर वो चीज़ कितनी परफेक्ट हो जाए। चाहे वो प्रकृतिवाद हो, चाहे आदर्शवाद हो, अपने अपने आप में सब अच्छे थे, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई दोष होते ही हैं। ठीक है। हर एक व्यक्ति, हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ कमियां उसमें होती हैं। तो चलिए देखते हैं प्रकृतिवाद के क्या दोष हैं। तो वीडियो को जल्दी से शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अच्छे से प्रकृतिवाद को पढ़ सकें। ये चैप्टर आज आपका मैं फिनिश कर दूंगी। तो प्रकृतिवाद के दोष क्या हैं। प्रकृतिवाद के निम्नलिखित दोष विद्यमान है। पहला है, यह पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। क्या करता था, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता था। अब बिल्कुल आप पुस्तकीय ज्ञान का विरोध कर दोगे तो भी तो दिक्कत है ना। तो ये पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता था। ये इनका प्रकृतिवाद का मतलब क्या था, इनके अंदर क्या गुण थे, इनके अंदर ये गुण थे कि बच्चों को स्वयं अनुभव के द्वारा, स्वयं क्रियाओं के द्वारा करके सीखने देना चाहिए तथा सहज भाव से ज्ञानार्जन हेतु प्रेरित करना है। प्रकृति में आध्यात्मिक और नैतिक विकास असंभव है। यानी प्रकृतिवाद में कोई भी अंधविश्वास या ईश्वरीय सत्ता पर कोई भी यकीन नहीं करता है, ना ही नैतिक विकास यहाँ पर संभव है। यहाँ पर नैतिक विकास असंभव है, लेकिन नैतिक विकास होना चाहिए और ईश्वर में भी थोड़ा बहुत सत्ता रखनी चाहिए, ईश्वर में भी विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रकृति ही सब कुछ है, वह बालक को दंडित करेगी, यह सत्य नहीं है, बिना दंड के सुधार असंभव है। देखिए इनमें एक ये भी दोष था कि प्रकृति ही सब कुछ है, बालक को बालक को दंडित करेगी, यह सत्य नहीं है, बिना दंड के सुधार भी संभव है। अगर आप किसी बच्चे को आप क्या करोगे, आपने पढ़ा है ना कि पुनर्बलन पढ़ा है ना,
कि आपने क्या पढ़ा। पुनर्बलन में क्या होता है, आप अगर किसी बच्चे को क्या करते हो, उसको क्या कहते हैं, पुरस्कार दे दिया, ठीक है, आपने उसको उसकी तारीफ़ कर दी, ठीक है, अगर उसने कुछ अच्छा काम किया आपने उसकी तारीफ़ की, उसको कुछ टॉफ़ी दे दी, कैंडी दे दी, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा काम किया, शाबाशी दे दी, तो वो और भी वो काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको दंड दें, आप उसको मारे पीटे डांटें, है ना, इस तरीके से आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो, ना ही मार सकते हो, ठीक है। चलिए, इसमें ये कहा गया है प्रकृतिवाद में कि अध्यापक का स्थान गौड़ होता है और बालक सक्रिय रहता है, यानी कि अध्यापक का स्थान जो है वो दूसरे नंबर पे होता है, सर्वश्रेष्ठ जो है वो बालक को माना गया है, और बालक ही क्या है, एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट है कि इसमें शिक्षक के उपदेशों, निर्देशों तथा मार्गदर्शन को कोई स्थान नहीं दिया जाता, क्योंकि मूल प्रवृत्ति का शोधन किए बिना व्यक्ति को सुसंकृत नहीं किया जा सकता है। यानी प्रकृतिवाद में शिक्षक का कोई भी उपदेश नहीं है, कोई भी उसका निर्देश या उसने कोई भी मार्गदर्शन का कोई स्थान नहीं दिया जाता है, ठीक है। मूल प्रवृत्ति का शोधन किए बिना व्यक्ति को सुसंकृत नहीं किया जा सकता है। अब बिल्कुल बच्चे पे अगर आप डिपेंड हो जाओगे तो भी ये गलत बात है। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद परमात्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता है, प्रकृतिवादी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति को शिक्षा का उद्देश्य नहीं मानते हैं। तो ये थे प्रकृतिवादी के दोष। आपने गुण और दोष भी पढ़ लिए हैं, उनकी विशेषताएं पढ़ ली हैं। अब ये लास्ट आपकी हेडिंग है प्रकृतिवादी का महत्व। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और जल्दी से लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए आपके कहने पर मैंने सबसे पहले आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। महत्व बताने से पहले आपको बता देती हूँ कि आपके जो ऊपर के जो क्लासेस हैं, यानी कि क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। सभी चीज़ें मैंने वहाँ पर ऐड की हैं, जो चैप्टर वाइज आपको चीज़ें करा रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ नहीं छोड़ूंगी। जितनी भी चीज़ें आपके चैप्टर में दी हुई हैं, जितनी भी हेडिंग दी हुई है, सभी को कवर करूँगी, ठीक है। तो प्रकृतिवाद का महत्व क्या है? प्रकृतिवाद का कार्य दुनिया को उसी रूप में प्रस्तुत करना है, यानी दुनिया को उसी तरीके से प्रेजेंट करना है जैसा वह है। यानी कि प्रकृतिवाद का महत्व, यानी कि उनका कहना यह है, उनकी इम्पॉर्टेंस ये है कि हमें दुनिया को उसी रूप में प्रस्तुत करना है, उसी रूप में प्रेजेंट करना है जैसा वह है, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, ठीक है। बिना अलंकरण, आदर्शीकरण या रोमांस के, और मानव जीवन और व्यक्तिगत पात्रों पर पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभुत्व को चित्रित करना है। यानी बिना किसी अलंकरण के, बिना किसी आदर्शीकरण के या किसी रोमांस के, हमें मानव जीवन को और उसके व्यक्तिगत पात्रों पर पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभुत्व को चित्रित करना है, ठीक है। तो यह परिप्रेक्ष्य लेखक को मानव स्वभाव के अंधेरे पक्षों पर टिप्पणी करने की अनुमति देता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। और हाँ, कल मैं आपको इसके जो आगे का चैप्टर है प्रयोजनवाद, ठीक है, आपने पढ़ा प्रयोजनवाद, देखिए जल्दी से जल्दी आप लोग क्लासेस शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत लेंदी है, बहुत पढ़ाना है। अभी आप ऊपर देखोगे कितने सारे चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, और उसके आगे से शुरू कर रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आपको भी पढ़नी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, इसके लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर बहुत लेंदी है, उसके साथ साथ आपकी इंग्लिश भी टफ है। बल्कि मैंने इंग्लिश के देखे, मैंने आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंग्लिश के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं उनको करा दिया, और बहुत अच्छे से कवर कराया। आप जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, जिस भी टर्म की आपको मीनिंग नहीं आती, उस टर्म की मीनिंग को भी मैंने एक्सप्लेन किया है, हिंदी बताई है, उसकी मीनिंग बताई है, अच्छे से मैंने हर एक वर्ड को समझाया, वर्ड टू वर्ड मैंने वहाँ पर समझाया है। इतने अच्छे से किसी ने नहीं समझाया होगा जैसे मैंने आपको समझाया। आप इंग्लिश की क्लास देखिए, एकदम मस्त, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी क्लासेस आपकी रह गई हैं उनको कवर करूँगी, फिर आपको सारे चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कराऊँगी। ऐसे कराते कराते आपको पता ही नहीं चलेंगे 2 महीने कैसे बीत गए, ठीक है। आपके पास एकदम टाइम नहीं बचेगा, इसलिए पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब आपने 2-3 दिन से आप रेस्ट ले चुके हो, डेली आप एक ये रूटीन बना लीजिए कि आपको 1 घंटे पढ़ाई करनी है। वो आपका टाइमिंग कोई भी हो, आप किसी भी टाइम पढ़ो, लेकिन रूटीन बना लीजिए कि डेली आपको पढ़ाई करनी है। आप क्या करिए, आप 4 बजे का, आपकी 4 बजे डेली क्लासेस होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हमारे प्रशिक्षु हैं, जो टेलीग्राम चैनल के बारे में बात कर रहे हैं,
तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो के एजुकेशन के ही नाम से है। इस तरीके से आप सर्च करिएगा के एजुकेशन टेलीग्राम पर जाकर के, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और लोगो सेम वही है जो यूट्यूब चैनल पर मैंने दिया हुआ है, ठीक है, सेम वही लोगो है। और इस तरीके से आप के एजुकेशन सर्च करें, वहाँ पर आप मिल जाएगा आपको। और मिलने के बाद मैं हर रोज़ वहाँ पर टाइमिंग देती हूँ कि आपको कौन से क्लास किस बजे मिलेगी। तो आपकी यहाँ पर कोई टाइमिंग चेंज नहीं होनी है, डेली आपकी 4 बजे क्लास होगी। डेली 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 आपकी 4 बजे क्लास होगी। आप सिर्फ इस 1 घंटे में पढ़ लीजिए 4 से 5, बस ज़्यादा मत पढ़िए, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है। तो कल आपको प्रयोजनवाद के साथ मिलते हैं और इसी तरीके से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।